नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें फटाफट से ले चलते हैं आपको सभी सुर्खियों की तरफ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी देश में बढ़ती महंगाई के लिए भाजपा को जिम्मेदार मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइए दोस्तों। और दोस्तों, सुर्खियों में आगे बढ़ने से पहले लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। फटाफट से चलते हैं सुर्खियों की तरफ। बिहार में सेना की अग्निपथ स्कीम का विरोध, बक्सर में ट्रेन पर पथराव और मुजफ्फरपुर में सड़क जाम कर हंगामा। जी हाँ दोस्तों, सेना की ओर से 4 साल के लिए युवाओं को अग्निवीर के तौर पर भर्ती करने वाली अग्निपथ स्कीम का विरोध शुरू हो गया है और इसकी शुरुआत बिहार से हुई है, जहां बक्सर में युवाओं ने ट्रेन पर पत्थर फेंके हैं तो वहीं मुजफ्फरपुर में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। बक्सर में आक्रोशित युवाओं ने ट्रेन पर पथराव किया। जानकारी के मुताबिक पटना जा रही पाटलिपुत्र एक्सप्रेस पर पथराव किया गया और इस बीच काशी पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस करीब 18 मिनट तक प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर रुकी रही और इससे रेल प्रशासन और यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ी। उधर मुजफ्फरपुर में भी सेना भर्ती के युवाओं का प्रदर्शन शुरू हो गया और प्रदर्शनकारी युवाओं ने मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन के पास चक्का चौक पर हंगामा किया और युवाओं ने चक्कर चौक पर आग जलाकर रोड को जाम कर दिया। युवाओं का कहना है कि महज 4 साल के लिए भर्ती किया जाना रोजगार के अधिकार का हनन करना है। बता दें कि मंगलवार को ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने दिल्ली में इस स्कीम का ऐलान किया था। इस स्कीम के तहत 17.5 साल से अधिक और 21 साल तक की आयु के युवाओं को अग्निवीर के तौर पर भर्ती किया जाएगा और उन्हें 4 साल के लिए नौकरियां मिलेंगी और इनमें से 25% युवाओं को आगे सेना में नियमित नौकरी के लिए चुना जाएगा और इसके लिए अलग से स्क्रीनिंग होगी। अग्निवीर के तौर पर काम करने के बाद सेवा मुक्ति और युवाओं को 11 लाख रुपए का एक मुश्त पैकेज देकर विदा किया जाएगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नफरती बयान बना पीएम मोदी का धर्म संकट। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के सामने धर्म संकट खड़ा हो गया है। ये धर्म संकट है सांप्रदायिक हिंसा का, जिसका असर न सिर्फ देश के अमन भाईचारे पर पड़ रहा है बल्कि दुनिया में भारत की छवि को लेकर भी गलत संदेश जा रहा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रदर्शन, आगजनी और हिरासत में कार्यकर्ता, राहुल गांधी से पूछताछ के बीच कांग्रेस ऑफिस में घुसी पुलिस और जमकर किया बवाल। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी से ईडी लगातार तीसरे दिन पूछताछ करने जा रही है और इस पूछताछ से पहले कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल किया। सुबह ही कांग्रेस कार्यकर्ता पार्टी दफ्तर के बाहर इकट्ठा होने शुरू हो गए और पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प भी हुई। वहीं इसी बीच पुलिस कांग्रेस दफ्तर के अंदर घुस गई, जहां प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। पुलिस के पार्टी दफ्तर में घुसने के बाद कांग्रेस नेताओं ने मारपीट के आरोप भी लगाए। नेताओं का कहना है कि पुलिस की बर्बरता को पूरा देश देख रहा है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि पुलिस ने कांग्रेस दफ्तर के अंदर घुसकर अत्याचार किया। उनके अलावा छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी प्रदर्शन में दिखे और उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। इसके अलावा नाराज कांग्रेस सांसदों ने संसद परिसर में भी प्रदर्शन किया। सभी यहां ईडी की कार्रवाई के खिलाफ धरने पर बैठे और नारेबाजी की। पुलिस ने कांग्रेस नेता अजय कुमार लल्लू समेत कई नेताओं को हिरासत में ले लिया। कांग्रेस कार्यकर्ता अब ईडी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, जहां उन्होंने टायर पर आग लगाकर अपना विरोध जताया और इस दौरान धरने पर बैठे अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ये सरकार अपराधी है। अगर ये अपराधी ना होते तो प्रजातंत्र की धज्जियां नहीं उड़ाते। प्रशासन को कुछ कहते हैं तो ये बोलते हैं कि हमें ऊपर से निर्देश दिए गए हैं, यानी इन्हें मोदी शाह ने निर्देश दिया है। हिंदुस्तान में ऐसी बर्बरता पहले नहीं देखी गई। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जब घर अवैध था तो सरकार टैक्स क्यों ले रही थी? संविधान और कानून रोकेगा बीजेपी का बुलडोजर, अखिलेश यादव का बयान। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में घर पर बुलडोजर चलाने के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जमकर हमला किया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि संविधान और कानून भाजपा के बुलडोजर को रोक देगा। अखिलेश यादव ने कहा कि रविवार को प्रयागराज में अधिकारियों द्वारा ध्वस्त किया गया घर जावेद मोहम्मद का नहीं था। शुक्रवार को पैगंबर मोहम्मद विवाद को लेकर शहर में हुई हिंसा, जिसमें जावेद मोहम्मद को मुख्य आरोपी बनाया गया था। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस घर पर उन्होंने बुलडोजर का इस्तेमाल किया उसका टैक्स भी दिया जा रहा था। घर अवैध था तो सरकार फिर टैक्स क्यों ले रही थी? कागजात बताते हैं कि आरोपी घर का मालिक नहीं है, ये घर पत्नी के नाम पर है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या सरकार अपनी गलती स्वीकार करेगी और क्या घर पर बुलडोजर चलाने वाले अधिकारी इसका पुनर्निर्माण करेंगे? अखिलेश यादव ने नुपुर शर्मा के विवादास्पद बयान पर कहा कि मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं
कि एक सच्चा हिंदू किसी धर्म के बारे में कुछ नहीं कहेगा, वो किसी का अपमान नहीं कर सकता। एक सच्चा हिंदू दूसरे धर्म के बारे में ऐसी भाषा का उपयोग नहीं करेगा। संविधान इसकी अनुमति नहीं देता है, कानून इसकी अनुमति नहीं देता है। उन्होंने कहा कि भाजपा और उसके नेता इस तरह का रास्ता इसीलिए अपना रहे हैं क्योंकि बुनियादी सवालों के जवाब उनके पास नहीं है। जावेद मोहम्मद वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़े प्रयागराज का जाना माना राजनेता है। उसे शुक्रवार को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और दावा किया गया था कि वो शुक्रवार के विरोध प्रदर्शन का मास्टरमाइंड था। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत में कोरोना मामले में बड़ा उछाल, 24 घंटे में 8,822 नए केस, 15 की मौत, एक्टिव केस 53,000 के पार। जी हाँ दोस्तों, भारत में कोरोना के 8,822 नए मामले सामने आए हैं। दैनिक संक्रमण दर 2% हुआ और महाराष्ट्र से अकेले मंगलवार को कोविड-19 के 2,956 नए मामले सामने आए हैं। केरल से 1989 नए केस सामने आए हैं। देश में एक्टिव केस में 3,089 की वृद्धि हुई है और सक्रिय मामले बढ़कर 53,637 हो गए हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जयपुर में अगले महीने होगी आरएसएस की बड़ी बैठक, ज्ञानव्यापी और पैगंबर मोहम्मद विवाद पर भी होगा मंथन। जहां दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शीर्ष नेताओं की अगले महीने जयपुर में बैठक होने वाली है, जिसमें ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर मामले और भारतीय जनता पार्टी से निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा द्वारा पैगंबर मोहम्मद पर विवादास्पद टिप्पणी पर हिंसक विरोध प्रदर्शन सहित कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। मामले की जानकारी रखने वाले एक पदाधिकारी ने मंगलवार को ये बात कही। 28 मई को एक टेलीविजन डिबेट के दौरान नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद के बारे में विवादास्पद टिप्पणी की और पार्टी के नेता नवीन कुमार जिंदल ने 1 जून को कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां ट्वीट की। टिप्पणी पर नाराजगी के बीच भाजपा ने शर्मा को निलंबित कर दिया और 5 जून को जिंदल को निष्कासित कर दिया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी के समर्थन में अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर कसा तंज, बोले ईडी का फुल फॉर्म है एग्जामिनेशन इन डेमोक्रेसी। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ के चलते देश भर में कांग्रेस नेता हंगामा और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पूछताछ के तीसरे दिन यानी आज मामले में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार के खिलाफ इस मामले में विरोध दर्ज करते हुए ट्वीट कर केंद्र सरकार और प्रवर्तन निदेशालय पर निशाना साधा है। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए ईडी का फुल फॉर्म एग्जामिनेशन इन डेमोक्रेसी बताया। अखिलेश यादव ने कहा कि ईडी का मतलब आज एग्जामिनेशन इन डेमोक्रेसी बन गया है और इसी के साथ राजनीति में विपक्ष को ये परीक्षा पास करनी होती है। जब सरकार स्वयं फेल हो जाती है तब वो इस परीक्षा की घोषणा करती है। जिनकी तैयारी अच्छी होती है वो तो ना लिखा पढ़ी की परीक्षा से डरते हैं, ना मौखिक से, और कभी डरना भी नहीं चाहिए। तो दोस्तों, अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए भाजपा को घेरा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी। नगरीय निकाय चुनाव में टिकट बंटवारे के बहाने कमलनाथ का मास्टर स्ट्रोक, दिया साफ संदेश। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कमलनाथ ने नगरीय निकाय चुनाव में टिकट वितरण के बहाने मास्टर स्ट्रोक खेला है। राज्य से 16 में से 15 नगर निगमों में अपनी पसंद के उम्मीदवारों को टिकट देकर कमलनाथ ने संकेत दे दिया है कि 2023 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस उनके नेतृत्व में ही लड़ेगी। फिलहाल राज्य में उन्हें कोई चुनौती देता हुआ भी नहीं दिख रहा है। राजनीति हलकों में कुछ दिन पहले तक बड़ी चर्चा थी कि भोपाल में कांग्रेस संगठन में तमाम जिम्मेदारियां दिग्विजय सिंह गुट के नेताओं के पास आने से कमलनाथ की पकड़ कमजोर हो रही है। नगरीय निकाय चुनाव में भी दिग्विजय खेमा बराबरी से ताल ठोक रहा था, लेकिन 16 में से 15 नगर निगम के मेयर के टिकट में कमलनाथ का सर्वे ही चला और बाकी गुटों का मुंह बंद हो गया। अब इसे कांग्रेस के हलकों में कमलनाथ का मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। ये भी चर्चा है कि 2023 में विधानसभा चुनाव के टिकट वितरण में पीसीसी चीफ कमलनाथ का ही दबदबा रहेगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें अखिलेश यादव ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी का समर्थन ममता बनर्जी के साथ। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के ये बड़ी खबर सामने आ रही है। राष्ट्रपति चुनाव में समाजवादी पार्टी ममता बनर्जी के साथ। ममता दीदी जो तय करेंगी सपा उसका पूर्ण समर्थन करेगी और सपा प्रमुख व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यह बयान अयोध्या में दिया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए समाजवादी पार्टी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का समर्थन देगी। बस्ती से लौटते समय अयोध्या सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता के दौरान सपा प्रमुख भाजपा सरकार की नीतियों पर जमकर बरसे। इस दौरान बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं व व्यापारियों की खस्ता हालात का बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहराया गया और भाजपा पर पक्षपात की राजनीति का आरोप भी लगाया गया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सारे मुसलमान से
से माफ़ी मांगो, महाराष्ट्र में 500 वेबसाइट हैक और 2 देशों पर सबका शक। जी हाँ दोस्तों, पैगंबर टिप्पणी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। ठाणे पुलिस कमिश्नर की वेबसाइट को कथित तौर पर मंगलवार सुबह 4 बजे हैक कर लिया गया। इस वेबसाइट पर भारत सरकार के लिए एक मैसेज दिखाई दिया जिसमें पैगंबर पर टिप्पणी को लेकर देश भर में हिंसा के लिए मुस्लिमों से माफ़ी मांगने के लिए कहा गया। महाराष्ट्र के साइबर सेल के एडीजी मधुकर पांडे ने बताया कि इसी तरह से 500 वेबसाइट को हैक कर लिया गया। मैसेज में आगे लिखा था कि अब हमारे पैगंबर का अपमान होता है तो हम हाथ पर हाथ धरे नहीं रख सकते। और हैक की गई वेबसाइट पर लिखा था कि इसे वन हेड साइबर टीम ने हैक किया है और हेलो भारतीय सरकार, सभी को हेलो। बार बार आप लोगों को इस्लाम धर्म से दिक्कत होती है, जल्द से जल्द दुनिया के सभी मुसलमानों से माफ़ी मांग लीजिए। जब हमारे पैगंबर का अपमान हो रहा हो तो हम हाथ पर हाथ धरे नहीं रह सकते। साइबर सेल के डीसीपी सुनील लोखंडे ने कहा कि बाद में वेबसाइट को रिस्टोर कर लिया गया। सुनील लोखंडे ने कहा कि ठाणे पुलिस की वेबसाइट को आज सुबह 4 बजे हैक कर लिया गया। साइबर टीम ने जांच की है। टेक्निकल एक्सपर्ट्स ने डाटा को रिकवर कर वेबसाइट को रिस्टोर कर लिया है। जांच अभी जारी है। मधुकर पांडे ने कहा कि जिन 500 वेबसाइट को हैक किया गया था उनमें से कुछ को रिस्टोर कर लिया गया और इस मामले में जांच जारी है। तो दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।